तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधे शुरुआत करते हैं। 1990 का दशक, जब अपना देश बदल रहा था। केबल टीवी का नया नया दौर, नई गाड़ियां, एक अलग ही आजादी की हवा थी। महाराष्ट्र के शहर जैसे कोल्हापुर, पुणे और नासिक अपनी ही रफ्तार से दौड़ रहे थे। मंदिरों की घंटियां, बस स्टैंड की भीड़, मेलों की मस्ती, सब कुछ कितना नॉर्मल, कितना बेफिक्र था। लोगों को लगता था कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन इस बेफिक्री के पीछे एक बिल्कुल अदृश्य और खौफनाक साया धीरे धीरे रेंग रहा था, जो चुपचाप कई परिवारों को तबाह करने वाला था। आज के इस विश्लेषण में हम महाराष्ट्र के इतिहास के सबसे डरावने और अनसुलझे रहस्यों में से एक की गहराई में जाएंगे। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक पल के लिए सोचिए। एक माँ मंदिर में आंखें बंद किए प्रार्थना कर रही है। उसका बच्चा उसकी साड़ी का पल्लू पकड़े खड़ा है। बस कुछ सेकंड्स बाद जब वो आंखें खोलती है तो बच्चा वहां नहीं है। भीड़ में ढूंढने पर वो घबराहट एक चीख में बदल जाती है, लेकिन बच्चा जैसे हवा में गायब हो चुका है। ना कोई रोने की आवाज, ना कोई चश्मदीद गवाह। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? फिरौती यानी रैंसम के लिए कोई कॉल नहीं आई, कोई धमकी भरा लेटर नहीं मिला। तो आखिर ये कैसे मुमकिन है कि दिन के उजाले में भारी भीड़ के बीच से 40 से ज्यादा बच्चे बिना कोई सुराग छोड़े एकदम गायब हो जाएं? तो यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा, 1990 के महाराष्ट्र का ये अजीब रहस्य। 40 से भी ज्यादा। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन मासूम जिंदगियों की गिनती है जो रेलवे स्टेशनों, मंदिरों और बस स्टैंड्स जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से अचानक गायब हो गए। ये वो दौर बन गया था जब माँ बाप अचानक अपने बच्चों का हाथ बहुत कसकर पकड़ने लगे थे। जो गलियां शाम को बच्चों की आवाज़ों से गूंजती थीं, वहां अचानक एक डरावना सन्नाटा छा गया। अखबारों के पन्ने गुमशुदा बच्चों की ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों से भरे रहते थे। मतलब रोजमर्रा की पब्लिक प्लेसेस अचानक से खौफ का जोन बन चुकी थी। और आप जानते ही हैं, जब खौफ बढ़ता है तो अफवाहें आग की तरह फैलने लगती हैं। लोग आपस में बातें करने लगे कि भाई ये किसी काले जादूगर का काम है जो अमर होने के लिए बलियां दे रहा है। किसी ने कहा कि ये भिखारियों का कोई गैंग है या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट है। लेकिन सच्चाई इन अफवाहों से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। असलियत ये थी कि पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। सीआईडी से लेकर लोकल पुलिस तक हर कोई परेशान था। ये आखिर कैसा गैंग था जो पूरे सिस्टम को चकमा दे रहा था और अपने पीछे लिटरली एक भी सुराग नहीं छोड़ रहा था? ये हमें ले आता है हमारे दूसरे हिस्से पर, जिसे हम द मैटरनिटी मास्क कह सकते हैं। दोस्तों, इन अपराधियों ने एक बहुत ही आम सी प्यारी सी छवि को सबसे बड़े धोखे के रूप में इस्तेमाल किया, जिसे द मैटरनिटी मास्क या मातृत्व का झूठा नकाब कहते हैं। अब खुद सोचिए, अगर भीड़ में कोई हट्टा कट्टा आदमी एक रोते हुए बच्चे को खींचकर ले जा रहा हो तो लोग तुरंत उसे रोकेंगे, है ना? लेकिन अगर एक साधारण सी दिखने वाली औरत जो थोड़ी सज धज कर आई हो और उसकी गोद में एक रोता हुआ बच्चा हो, तो हमारा दिमाग क्या सोचता है? हम यही सोचते हैं ना कि बच्चा शायद खिलौने की जिद कर रहा है या बीमार होगा। बस इसी ह्यूमन साइकोलॉजी, इसी कमजोरी का उन अपराधियों ने पूरी क्रूरता से फायदा उठाया। तो आखिर उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले वे 1 से 5 साल के किसी बच्चे को भीड़ से उठाती थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। उनका मेन धंधा किडनैपिंग था ही नहीं। उनका असल मकसद था भीड़ में लोगों के पर्स और गहने चुराना, यानी पॉकेटमारी। बच्चे तो उनके लिए सिर्फ एक ढाल थे, एक टूल थे। होता ये था कि जब वे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी जाती और भीड़ उन्हें पीटने के लिए आगे बढ़ती, तो खुद को बचाने के लिए वे जानबूझकर उस मासूम बच्चे को जमीन पर या किसी पत्थर पर जोर से दे मारती थी। बच्चे के सिर से खून बहने लगता और दर्दनाक चीखें निकल पड़ती। और यहाँ आकर भीड़ का पूरा मनोविज्ञान यानी क्राउड साइकोलॉजी एकदम से पलट जाती थी। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ एक जेब कतरे के लिए भीड़ में गुस्सा और मारपीट होती है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही वो औरत नौटंकी करते हुए अपने ही घायल बच्चे के लिए रोने लगती, भीड़ का वो सारा गुस्सा 1 सेकंड में सहानुभूति में बदल जाता। लोग पूरी तरह भूल जाते कि ये एक चोर है। वो एम्बुलेंस बुलाने लगते, पानी लाते, और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो औरत उस लहूलुहान बच्चे को अस्पताल ले जाने के बहाने वहां से आराम से फरार हो जाती। मतलब उस मासूम का दर्द ही उनके बच निकलने की चाबी थी। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो और भी ज्यादा खौफनाक है, द मूवी थिएटर हॉरर। सीन कुछ इस तरह था। कोल्हापुर का एक सिनेमा हॉल। पर्दे पर 90s के दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे चल रही थी। 2 बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाली औरतें फिल्म का मजा ले रही थीं,
पॉपकॉर्न खा रही थी और शाहरुख खान के डायलॉग्स पर सीटियां बजा रही थी। उनके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। लेकिन इस पूरी फिल्म के दौरान उनके पैरों के पास एक कीमती हैंडबैग रखा हुआ था। फिल्म खत्म हुई, वे थिएटर से निकली और वो हैंडबैग लेडीज टॉयलेट में छोड़कर बड़े आराम से अपने घर चली गईं। अगली सुबह वहां जो हुआ उसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। एक सफाई कर्मचारी ने जब उस बाथरूम में छूटे हुए बैग को खोला तो उसकी रूह कंपा देने वाली चीख पूरे सिनेमा हॉल में गूंज उठी। उस बैग के अंदर 1.5 साल की मासूम भावला का शव था। इन औरतों ने उस बच्ची को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो लगातार रो रही थी। जरा इस बात को प्रोसेस कीजिए। उस बैग के अंदर एक मासूम की लाश रखी थी और वे औरतें 3 घंटे तक बेफिक्र होकर एक रोमांटिक फिल्म एंजॉय कर रही थी। ये तो क्रूरता की सारी हदें पार करना हुआ। असल में होता क्या था कि जब बच्चे उनके किसी काम के नहीं रहते या बहुत ज्यादा रोने लगते तो उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता। एक इंसिडेंट था जहां कोल्हापुर पुलिस को महालक्ष्मी मंदिर के पास 18 महीने के मासूम संतोष का शव मिला। पुलिस मर्डर वेपन ढूंढ रही थी, लेकिन तभी एक इंस्पेक्टर की नजर पास के एक बिजली के खंभे पर पड़ी जिस पर खून के निशान थे। तब उन्हें यह भयानक सच्चाई समझ आई कि वहां कोई हथियार था ही नहीं। असल में उस मासूम के सिर को बार बार उस खंभे पर पटका गया था। वो बिजली का खंभा ही उनका हथियार था। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म चाहे जितना भी शातिर हो, एक गलती जरूर होती है। यही हमारा चौथा हिस्सा है, वो आखिरी गलती और उन अपराधियों का पर्दाफाश। और इनकी ये आखिरी गलती थी 1996 में 9 साल की बच्ची क्रांति का अपहरण। देखिए, अब तक वो सिर्फ 1 से 5 साल के बिल्कुल अनजान और गरीब बच्चों को उठाती थीं ताकि पुलिस कभी कोई लिंक न जोड़ सके। लेकिन इस बार बदले की आग ने उन्हें अंधा कर दिया। क्रांति उम्र में बड़ी थी, वो उन्हें जानती थीं, और सबसे बड़ी बात, वो उनके अपने ही परिवार से जुड़ी थीं। क्रांति की मां ने बिना वक्त गवाए पुलिस में FIR दर्ज करवाई और सीधे सीधे उन लोगों का नाम लिया जिन पर उन्हें शक था। करीब 1 दशक से खड़ी उस रहस्यमयी दीवार में ये पहली और सबसे बड़ी दरार थी। इसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया, और सच बताऊं, जब इन अपराधियों को अरेस्ट किया गया तो खुद पुलिस भी हैरान रह गई। स्क्रीन पर इस टेबल को देखिए। ये कोई खूंखार इंटरनेशनल माफिया या अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं थे। ये एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला परिवार था। इस पूरे खूनी खेल की मास्टरमाइंड की एक माँ अंजनाबाई गावित, उसकी 2 बेटियां रेणुका शिंदे और सीमा गावित, जो इन अपहरण और हत्याओं में बराबर की शरीक थीं, और चौथा था रेणुका का पति किरण शिंदे, जो उनकी वैन चलाता था। यही था वो गावित सिंडिकेट जिसने पूरे महाराष्ट्र को सालों तक खौफ में रखा था। चलिए, अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, उनका कबूलनामा और इसका कानूनी अंजाम। शुरुआत में अंजनाबाई और उसकी दोनों बेटियां 3rd डिग्री पूछताछ के बाद भी टस से मस नहीं हुई। वे बिल्कुल चुप रहीं, एक शब्द नहीं बोला। तब पुलिस ने स्मार्ट तरीका अपनाया और मनोवैज्ञानिक दबाव यानी साइकोलॉजिकल प्रेशर का इस्तेमाल किया। उन्होंने रेणुका के पति ड्राइवर किरण शिंदे को निशाना बनाया। पुलिस ने उसे मौत की सजा का डर दिखाया और ऑफर दिया कि अगर वो सब सच बता दे तो उसे सरकारी गवाह यानी स्टेट अप्रूवर बना लिया जाएगा। फांसी का डर ऐसी चीज है जो अच्छों को तोड़ देती है, और किरण भी टूट गया। जब उसने अपना मुंह खोला तो जो कन्फेशन सामने आया, उसने अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स तक के रोंगटे खड़े कर दिए। गटरों, नालों और खाइयों में फेंके गए अनगिनत बच्चों के डरावने राज आखिरकार बाहर आ गए। किरण के उन खुलासों के बाद पुलिस ने अलग अलग जगहों से कई मासूमों के कपड़े और अवशेष बरामद किए। किसी को सीढ़ियों से फेंक दिया गया था, किसी को पानी में डुबा दिया गया था, तो किसी को कई दिनों तक भूखा रखकर मार दिया गया। संतोष, भावना, पंकज, अंजलि, स्वप्निल, बंटी, गुड्डू, श्रद्धा, गौरी, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमें उस अकल्पनीय कीमत की याद दिलाते हैं जो इन परिवारों ने चुकाई। ये वो हंसते खेलते बच्चे थे जिन्हें किसी और के लालच और क्रूरता ने खिलने से पहले ही हमेशा के लिए कुचल दिया। अगर हम इंसाफ की इस लंबी कड़ी को देखें तो इसका सफर कुछ ऐसा रहा। 1996 में इस गावित सिंडिकेट की आखिरकार गिरफ्तारी हुई। 1997 में ट्रायल शुरू होने से पहले ही मास्टरमाइंड अंजनाबाई की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। फिर 2001 आया जब कोल्हापुर सेशन कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रेणुका और सीमा को फांसी की सजा सुनाई। आपको बता दूं, आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब 2 महिलाओं को मौत की सजा मिली थी। हालांकि हमारे कानूनी दावपेच और लंबी देरी का फायदा उन्हें मिला और 2022 में आकर उनकी इस फांसी की सजा को उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया।
इस पूरे विश्लेषण से जो एक सबसे गहरी और सच कहूं तो सबसे परेशान करने वाली बात सामने आती है, वो यही है कि दुनिया के सबसे डरावने राक्षस वो नहीं होते जो किसी हॉरर स्टोरी में दिखते हैं। असली राक्षस वो होते हैं जो दिन के उजाले में बिल्कुल हमारे जैसे आम लोग बनकर हमारे ही बीच घूम रहे होते हैं। अंजनाबाई और उसकी बेटियों ने माँ जैसे पवित्र शब्द और रिश्ते को एक खौफनाक हथियार बना दिया था। आज भी जब उन शहरों में मंदिरों की घंटियां बजती हैं तो कहीं ना कहीं उन 40 मासूमों की याद जरूर आती है। और ये सवाल पीछे छूट जाता है कि क्या ऐसे साधारण चेहरों के पीछे छिपे राक्षसों को पहचानने का वाकई कोई तरीका है? इसी एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।